Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim. Welcome to your very own podcast series Out Loud with Amar. This is episode 8. I hope आप सब लोग अपना रमजान एंजॉय कर रहे होगे. Of course गर्मी लग रही होगी, प्यास ज्यादा लग रही होगी. जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा गर्मी है इस वक्त. But again, that's the spirit. Today again we have a very distinguished guest with us. क्या किस तरह से इंट्रोडक्शन करवाऊँ, काफी मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए आजकल. सोशल मीडिया मेस्ट्रो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, director for creative global creative strategy at Coca-Cola, और भी बहुत कुछ. Mom of two, a very resilient lady, a very accomplished lady, Sadar Zarar. Sadar, thank you so much for joining us today. You're most welcome, Amar. Thank you so much for the very, very generous introduction. I'm sure I couldn't do justice to your actual profile and what I should have done. Lekin, I know it wasn't easy. You are in Singapore, I'm in Pakistan. थोड़ा सा जरा time का match करना difficult हो जाता है. But again, thank you so much for being generous and very forthcoming towards us. Anytime, I think बहुत मजा आता है घर पे किसी से बात करके, और आपसे तो obviously जान पहचान पुरानी, तो क्यों नहीं? It's my pleasure. Sadaf, तो अभी इस वक्त, as I mentioned, you are in Singapore. So what's happening over there? What took you to Singapore? मुझे तो याद है last time we met, you were in Pakistan. And then we found case Sadaf had left, and since then you've been living. So basically I'm a communication specialist by profession. तो मेरी association है Coca-Cola company से पिछले 12 साल से. तो मैंने अपना obviously career पाकिस्तान में शुरू किया था Coca-Cola company से. वैसे तो अब 20 साल हो गए काम करते हुए, तो कभी सोच के भी ऐसे लगता है कि बहुत टाइम हो गया है. But उसमें से obviously कम से कम आधा टाइम जो है I've now been associated with the Coca-Cola company. और पाकिस्तान में मैंने काम किया 2009 से लेके 2019 तक. So nearly 10 साल Coca-Cola company के साथ association रही. बीच में चली गई, फिर वापस आ गई. But it's very interesting क्योंकि यहाँ पे हम जब आप पहले दफा आए थे वो डेट से काउंट करते हैं, तो it's like that's the day you become family. तो so 2009 में मैं पहली दफा कोक में आई, and then बस कुछ ऐसे opportunity बनी कि I got a chance to lead creative strategy for ASEAN region. So ASEAन के obviously मुल्कों से तो सभी वाकिफ है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, Thailand, etc. So ये जो region है, I was assigned to look after creative strategy for all creative brands, all Coca-Cola brands in this region. और फिर पैंडेमिक में रहते हुए ही अगला रोल मिल गया यहाँ पे. तो बस I'm still very much with the Coca-Cola company, and that's where I got the opportunity to move. तो बस कहते हैं ना कि जहाँ आपको नौकरी ले जाए, जहाँ रिस्क ले जाए, तो रिस्क ले आया हमें. बिल्कुल सही बात है. ये चीज वैसे मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि यार जिधर आपका रिस्क है आप वहाँ पहुंच जाओगे. Exactly, रिस्क और मेरे ख्याल में मौत जहाँ लिखी है आप पहुंच जाते हैं वहां पे किसी ना किसी तरह. So अभी आजकल रूटीन कैसी चल रही है, मतलब पाकिस्तान से कितनी डिफरेंट है? पाकिस्तान से एक्चुअली बहुत फर्क है, एंड ऑनेस्टली कुछ चीजें हैं जो बहुत याद भी आती हैं पाकिस्तान के बारे में, और कुछ चीजें हैं जो कभी दिल चाहता है कि काश पाकिस्तान में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो. अगर याद पूछूंगा कि सबसे पहले ये बताएं याद क्या आता है पाकिस्तान से. भाई अभी इमरान खान आई एम श्योर सबसे ज्यादा याद आते होंगे. बहुत ज्यादा. इंटरेस्टिंगली मेरी कभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रही, बट जहां मुझे ये नहीं कई दफा क्लियर होता इन ऑल ऑनेस्टी कि अच्छा क्या आगे बढ़ने का रास्ता है, ये जरूर क्लियर होता है कि कहाँ नहीं जाना. तो आई थिंक अगर आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपके सामने हो, तो दैट्स यूजुअली अ गुड वे टू कम टू एनी डिसीजन इन लाइफ. और मेरी यूजुअली थिंकिंग प्रोसेस जो है वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है. तो मैं सारे ऑप्शन सामने रख के एलिमिनेट करती हूँ कि अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. तो जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, बहुत एक्चुअली काफी क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है. लेकिन पाकिस्तान के बारे में अपनायत याद आती है बहुत ज्यादा. वो एक सच्ची बात है कि जब आप अपने मुल्क में होते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, तो आप थोड़ा सीधा तान के चलते हैं. आपको पता होता है कि अच्छा किससे किस तरह बात करनी है. आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप उसको देख के परख लेते हैं थोड़ा कि अच्छा ये ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक है. आपको हर किसी के बोलने के लहजे से समझ आ जाती है कि उनकी इंटेंट क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली आप पले बड़े हैं उसी इन्वायरमेंट में, उसी जगह पे. तो एक अपनायत अपनापन होता है.
ऑब्वियसली उसके अलावा आपके दोस्त, आपके घर वाले, इन माय केस माय पेरेंट्स आर बैक होम स्टिल, माय ग्रैंडमदर अल्लाह उनको सेहत दे, शी इज देयर। तो ऐसे है कि ऑब्वियसली वो तो कुछ चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं। इसीलिए आप जब भी देखो कि कोई भी कहीं बाहर होता है तो भागे भागे छुट्टियों में टिकट लेके घर पहुंच रहे होते हैं, बिकॉज छोटी छोटी चीजें याद आती हैं, जिस तरह जो आपको दुपट्टा गली में चीज मिलती है और दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो वो जो आपकी ट्यूनिंग ही ऐसी हुई हो, तो वो आपका फाउंडेशन तो वेरी गॉड। मेरे लिए तो सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस वो होता है जब मैंने जो है ना अपने घर की खवातीन के साथ दुपट्टा गली जाना होता है, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसे काफी सारे मर्द हैं वहां बैठे हुए हैं, बेचारे सब परेशान, समझ नहीं आ रही किधर जा रहे हैं। तो हाँ, ऐसी चीजें हैं जो बहुत याद आती है। घर तो घर कैसे लगती हैं? सॉरी, मैंने कहा उस वक्त आपको दुपट्टा गली में मर्दों को देख के सही पता चलता है कि जब एक मर्द गुस्से में होता है तो कैसा लगता है? उस समय जब मेरे ख्याल में ऑफ द कंपस, वो समझ नहीं आ रही थी, भौंतरे हुए कहते हैं ना जिसको। एग्जैक्टली जनाब। और दिल क्या चाहता है वो, ऑब्वियसली वो तो बहुत सी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में हम सीख सकते हैं दुनिया से। सिंपली डिसिप्लिन एक चीज है जो आपको दुनिया में नजर आती है, हर जगह नहीं दिखती है, सिंगापुर में खास तौर पे दिखती है। आई थिंक सिंगापुर की तो खासियत है ये डिसिप्लिन, सिक्योरिटी, बच्चों के लिए बहुत सेफ जगह है। तो वो तो है ही, बट जनरली कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज था, वो ये था कि पाकिस्तान में हमारी बहुत ज्यादा सेंट्रिसिटी थी अराउंड अनहेल्दी भी नहीं कह सकते कि मतलब क्लोज डोर एक्टिविटीज, खाने पे चले जाएंगे, सोशलाइज, मिलना मिलाना अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके वो जो आपका एक अवेयरनेस होती है अबाउट योर पर्सनल वेल बीइंग, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, दुनिया यहाँ पे अगर इतवार वाले दिन लोग फारिग होते हैं तो वो लेट सोते नहीं रहते, सुबह उठते हैं और आप देखो सबने वो ट्रैक पैंट्स पहनी हुई है, बड़े बड़े ट्रैक्स पे निकले हुए हैं, कोई साइकिलों पे निकले हुए हैं, तो लोग वीकेंड कैसे गुजारनी है। हाँ, मतलब वो अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं टाइम। तो उस ऑब्वियसली नींद बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और वेलनेस एंड वेलबींग स्टार्ट्स विद स्लीप। लेकिन मेरे ख्याल में हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, और बहुत और भी एरियाज हैं इसके। तो मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जो मेरी जिंदगी में चेंज आया, वो ये है कि मेरे ख्याल में फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग की तरफ जो है वो बहुत बाहर मैं देखती हूँ कि फोकस है। हम लोग जो है बहुत डिसमिसिव, मैंने रियलाइज किया कि हमारा कल्चर है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं दूसरों के बारे में इन अ गुड वे एंड इन अ बैड वे। गुड वे इस तरह कि हम लोग दूसरों का ख्याल करते हैं, पर इन अ बैड वे कि हम उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए लोगों से वो जो वैलिडेशन हमें चाहिए वो हम बहुत ज्यादा करते हैं, और यहाँ पे इट्स अ वेरी इनसाइड आउट जर्नी कि पहले अपने आप को ठीक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ऑब्वियसली उसको कई दफा हम लोग पाकिस्तान में होते हैं, मुझे याद है कि हम उसको इंटरप्रेट एज सेल्फिशनेस भी करते थे कि यार अपना ख्याल कर रहे हैं, अपने ऊपर इतना टाइम लगाई जा रहे हैं, बाकी किसी की फिक्र नहीं। बट एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर मुझे एहसास हो रहा है कि आपका खुद एक सही मेंटल और फिजिकल स्टेट में होना बहुत जरूरी है टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। आपकी रिजेंटमेंट नहीं होती, आपका नेगेटिविटी नहीं होती, आपकी it's just very very helpful to be personally in a good space, और साफ सुथरी जगह हो जहाँ पे आप। What are they doing so right जो हम नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए मतलब these things can't be learned overnight. मतलब अगर हम वो आप जैसे बिल्कुल pointed it correctly कि हमारा जो मेन फोकस है वो वही वाला है कि यार हमने संडे को जो है अपनी पूरे हफ्ते की नींद पूरी कर लेनी है, हमने एडवेंचर से बहुत दूर है, हमारा मेन एडवेंचर जो है वही है कि यार हमें रेस्टोरेंट ले जाना है, और दिस इज क्वाइट ट्रू, देख ली कोविड में भी देख लिया हमने। और so वो शुरू से मतलब is there a different training process, and if so what exactly is this? Have you been able to decipher that क्या मेन चेंज है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं? हाँ, I don't know, I mean, एक तो honestly I think उन्होंने अपनी सोसाइटी में इनग्रेन कर दिया है, राइट? लाइक जिस तरह जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो स्कूल की एक्टिविटीज या क्लब्स या कुछ, मतलब उनको इतने ज्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ऑनेस्टली सोशलाइजिंग या मिलना मिलाना जो है वो एक
क्या कहते हैं, टाइम आउट एक्टिविटी होती है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एवरीडे कि अच्छा नहीं रोज मिलना भी है, लोगों में बैठना भी है, लोगों में गप्पे भी लगानी है. लाइक एवरीथिंग इज वेरी वेल बैलेंस्ड अक्रॉस अ कैलेंडर. बच्चों के लिए भी लाइक तो हम जब प्लान बनाते हैं किसी से मिलने मिलाने का, तो हम कहते हैं अच्छा हाँ वीकेंड पे बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं. हाँ. तो आई थिंक हमें ना कुछ एक्स्ट्रावेगेंस अफोर्ड हो गए पाकिस्तान में, जो शायद नहीं होती बाहर, और उसकी वजह से बेहतरी हो जाती है. लाइक आई रिमेम्बर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एक घर का सेटअप होता है कि आपको मदद करने के लिए, खाने में भी मदद करने के लिए कोई इंसान है, सफाई में मदद के लिए भी कोई इंसान है, गाड़ी चला, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है. तो उसकी वजह से आपको अपने आप को सबसे पहले डिसिप्लिन करना है, राइट. यू कांट आउटसोर्स योर लाइफ टू एनीवन. एंड ऑनेस्टली जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे शायद लगता था कि ये अच्छा नहीं है, बट जब आप यहाँ आते हैं, कहीं भी जाते हैं, यहाँ कहीं बाहर होने की बात नहीं है, बट वो जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना, आपने खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि एक टाइम पे उठना है, एक टाइम पे सोना है, क्योंकि अगले दिन फिर उठना है, बच्चों ने स्कूल जाना है तो आपने उनको तैयार कराना है. इट जस्ट काइंड ऑफ ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ स्केड्यूल एंड डिसिप्लिन टू योर लाइफ इन जनरल, आई थिंक. एंड आई थिंक ऑब्वियसली यहाँ पे तो वो जनरेशन से एक प्रोसेस चल रहा है, बट द थिंग इज के 3 सेक्शंस में बहुत क्लियरली सोचते हैं लोग कि आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी इमोशनल वेलबींग एंड आपकी फिजिकल वेलबींग. तो ये जो हम सब कुछ करते हैं मिलना मिलाना, अगर आप उसको इमोशनल वेलबींग के रेफरेंस से देखें तो आप लोगों से इंटरैक्ट और सोशलाइज भी फर्क तरह करेंगे. हमारे यहाँ बिकॉज द ओनली थिंग इज all that, like how we connect with people, we often see that as not having a choice about how we propagate positive relationships, right? हमें honestly कई दफा relationships burdensome लगने लग जाती. तो I think हमें अपने लिहाज से ये 3 baskets जो हैं, emotional, mental और physical, इन तीनों baskets को देखना है, and that's how we have to design our life. तो मतलब workout करना यहाँ पे एक फिजिकली फिट इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप देखो शाम में हर कोई वॉक के लिए निकल आता है, सही. और अपॉर्चुनिटी है ना, सड़क पे आप निकल सकते हैं, घर से निकलते हैं और सड़क पे वॉक करनी शुरू कर देते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब था, बट इस तरह नहीं था कि या तो एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वर्क है पाकिस्तान में कि जब तक 10 बजे तक रात को काम ना कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कमिटेड नहीं है काम में. तो ऑब्वियसली जब आप 10 बजे तक काम कर रहे हैं तो आप ग्लोरीफाई तो हो गए एज द मार्टर, बट आपकी फिजिकल वेलबींग का क्या हाल है वो ऑब्वियसली नहीं है. तो ये जो हम ग्लैमराइज कर देते हैं एक सैक्रिफाइस की आइडिया को, उसकी वजह से हम लेट गो कर देते हैं बहुत सारी और चीजें. तो वो सैक्रिफाइस हम सब रख पाते. मतलब जैसे आप, मैंने कहा अगेन वही वाली बात है कि इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप थिंग्स इन अ बैलेंस. जब हम सोच भी रहे हैं दूसरों का, तो वही जैसे आपने बोला कि यार हम सिर्फ फिर इट्स ऑल दैट, हम दूसरों का ही सोच रहे हैं, फिर इमोशनल वेलबींग जो है वो पीछे इट्स गोना टेक अ ह्यूज हिट. हाँ, आई थिंक 2-3 फंडामेंटली चीजें हैं. ऑब्वियसली बैलेंस बीइंग द फर्स्ट वन इन एनीथिंग. अपना ख्याल करने में भी बैलेंस चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच ही जा रहे हैं. सो बैलेंस तो ऑब्वियसली ऑल अराउंड इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो बाहर जिंदगी जीते हैं, और हमारे यहाँ बाय वर्च्यू ऑफ जो गरीब तबका है, ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेसेस को तो कोई डिसमिस कर ही नहीं सकता. आई डोंट एवर वांट टू डाउनप्ले दैट, बट आपके जिंदगी के चैलेंजेस जनरल पॉपुलेशन के लिए इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए वेल बीइंग जो है कम्स आफ्टर सर्वाइवल, राइट? सो ऑब्वियसली जब सर्वाइवल प्रेसिडेंस ले जाए तो फिर वेल बीइंग बिकम्स अ लग्जरी, एंड वेल बीइंग अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ लग्जरी, राइट? आप देखो, मुझे कई दफा मैं ऑब्जर्व करती थी कि आप घर पे, आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको मुस्कुराते हुए लोग नहीं दिखते हैं, नजर आते. आपको वो टेंशन, वो माथे पे लाइंस, वो सब आपको नजर आता है, आपको परेशानी चेहरों से नजर आ जाती है. feel so bad because obviously वो उनका खुद का करना नहीं है. I mean it's a life that unfortunately people inherit, and I think पाकिस्तान में आपको वो एहसास किस्मत का जो है वो बहुत बढ़ के होता है, क्योंकि ना हमने सिलेक्ट किया कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, ना किसी और ने सिलेक्ट किया कि वो कहाँ पैदा हुआ. बट दूसरा ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन ये भी होती है कि जब आप बाहर किसी मुल्क में आते हैं तो एक बेसलाइन जिंदगी हर किसी को अवेलेबल है. तो जो गरीब या परेशान भी है वो कुछ अरसे के लिए परेशान है, उसकी एक परेशानी है, और उस परेशानी को
हटाने का रीजन का तरीका है, और वो तरीका है कि मेहनत करोगे, कमाई करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, लाइक वो आपके रीच में है। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि कभी शायद हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसे एहसास होता है कि उनके वो रीच में ही नहीं है, कि उनकी बस जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, मतलब वो राइट? सो कभी आएगा ही नहीं जो वो देख एग्जैक्टली, अचीव कर ही नहीं सकते, सो ऑब्वियसली मतलब वो बंदा तो वहीं पे डिप्रेस हो हाँ, जाएगा ना कि देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी, देयर इज नथिंग बेटर फॉर मी। एग्जैक्टली। तो मुझे ऑनेस्टली दैट्स समथिंग दैट I feel so humbled about, and I feel so grateful to God about, कि मतलब हमने तो नहीं सिलेक्ट किया हम कहाँ पहुंचे। Obviously there's a grander scheme of life that's in play, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि ऑब्वियसली जहां हम बड़ी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां हम अपना कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ टाइम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम उस टाइम में थोड़ा माइंडफुल हो जाएं, कि जस्ट आस्क योरसेल्फ, हम अपने आप से कभी नहीं पूछते, हर किसी बोले यार क्या हाल है, अपने आप से कभी नहीं पूछते यार क्या हाल है, राइट? अगर आप 2 सेकंड के लिए पॉज करें और आप में अच्छा मेरा क्या हाल है, तो यू सडनली पॉज एंड यू रियलाइज अच्छा इस वक्त मेरे दिमाग में थोड़ी स्ट्रेस चल रही है, फिजिकली आई एम फीलिंग फाइन बट अ लिटिल टायर्ड, एंड इमोशनली कुछ तंग है, बट हम वो अपने आप को दिन के दो सेकंड नहीं देते पूछने के लिए कि हाउ आर यू डूइंग। तो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स टू असाइड, वो स्ट्रगल की वजह से हम इतना उस स्ट्रगल के पीछे लगे रहते हैं कि वो हम पॉज नहीं ले सकते। एंड आई थिंक फॉर एनीवन, थोड़ा ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक लग्जरी व्हेन आई से इट, बट फॉर एनीवन एनीवेयर इट्स सो इम्पोर्टेंट टू जस्ट pause and say अच्छा मेरा क्या हाल है, what do I need right now, do I need a break, do I need to step away from all these people around me, do I need to engage with people around me, do I need to physically take care of myself, do I mentally want, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। And I think that is kind of the biggest difference that I've seen, कि यहाँ पे अपना ख्याल रखने को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे यहाँ दूसरों का ख्याल रखने को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई थिंक जो स्वीट स्पॉट है वो एक बैलेंस में है कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल। सर, आपकी बात से मुझे याद आ गया, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि when I was doing my MBA, so I remember in a marketing lecture शायद consumer profiling हमारा कोर्स था, और हमारे टीचर ने बड़ी खूबसूरत एक बात की, but it was difficult to understand at that time, कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से कैसे प्यार करे। तो वो खुल के उससे प्यार करना, उसको मतलब इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द वर्ड वो करना बहुत मुश्किल। सो अगेन या बिल्कुल मुझे आपका पॉइंट बिल्कुल समझ आ रहा है। बट सर थोड़ा सा स्टॉकिंग स्किल्स मेरी को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आई डिड गो थ्रू योर लिंक्डइन व्हाइल आई वाज मतलब collecting data and all of that. So figured that you did your master's from Kinnaird College and then went to University of Westminster and did your master's over there. So मतलब communications वगैरह का शुरू से ही आइडिया था कि मतलब you were set in this field, मैंने यही करना है। मेरे साथ एक्चुअली अगेन सो कम्युनिकेशन किया, टीचिंग स्टार्ट कर दी, एंड देन उसके बाद आई केम टू कम्युनिकेशन, एंड देन मतलब साथ साथ टीचिंग भी कर रहा हूँ। बट मतलब मुझे लगता है कि इतना स्पेसिफिक कोई नहीं जितना आप हैं। नहीं, मैंने आपको जैसे जिक्र किया तो मेरी जिंदगी जो है ना वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से गुजरी है। मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, सो आई वाज इन खारिया, मेरे वालिद साहब फौज में थे, सो खारिया में हम पढ़े बड़े, तो वहां पे मैंने किया जी बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में अपना 10th ग्रेड का एग्जाम दिया। मैं एफए में आई तो मैंने लिया इंग्लिश लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड साइकोलॉजी। मैं बीए में आई तो मैंने लिया जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल साइंस। और हर दफा मुझे पता चलता जाता था कि ये मैंने नहीं करना आगे, राइट? लाइक कुछ चीजें थी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। I wouldn't say that about biochemistry and physics, but जिस तरह fine art जो है, fine art, that's something that I still hold. अभी भी जब मुझे अपने आप को वक्त देना हो तो I try to draw and what not. But fine art हो गया, English literature का appreciation हो गया, psychology हो गई लोगों को समझने के लिए. I think it all kind of built towards my master's जो आपने कनेड में जिक्र किया, which was in mass communication. I think what आपकी obviously खुशी तब होती है जब आप जो कर रहे हो वो aligned हो with who you are. And I enjoy communicating. I enjoy talking to people. I enjoy. So मुझे पता था कि ये वो एक चीज है जो मैं enjoy करती हूँ
और दूसरा मुझे पता था कि आई कांट डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एवरी डे, लाइक मुझे चेंज पसंद है, राइट, सॉरी, like you're the kind of person who would want to work on a new thing every day. एग्जैक्टली, सो ऐसे था कि और तीसरी चीज ये है कि मुझे एक कार्डिनल फियर मैं कहती हूँ उसको, दैट ड्राइव्स मी इज द फियर ऑफ बिकमिंग इररेलेवेंट, राइट, कि आपको जिस वक्त आप सीखना छोड़ देते हैं तो आप पुराने हो जाए तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो मुझे रोज कुछ सिखाए। ये चीजें मुझे अपने बारे में पता थी और मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, मैथ्स नहीं करना है, साइंस नहीं करनी है, पॉलिटिकल साइंस नहीं करना है, तो सबने मुझे बहुत कुछ सिखाया, नो डाउट, लाइक आई सेड, बट आई न्यू व्हाट आई डिडंट वांट टू डू। सो जब मैंने आज सुबह एक, इनफैक्ट गैबी बर्नस्टीन है, एक टॉप स्पीकर हैं, उनका ऑथर भी हैं, बहुत सक्सेसफुल अमेरिकन, तो उनका मैं एक कोट पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि when your plan is not working out, it means that your plan is in the way of God's plan, right? So you have to surrender. So in a way, I think I let it was a very mindful, conscious choice to see where life took me. So I kept trying new things and trying eliminating till the time I came to what I thought I enjoyed, and I did my master's in mass communication. I started working in advertising after that. I worked at Ogilvy for about 3.5 years, और मुझे एहसास हुआ कि अंधों में काने राजे वाला थोड़ा स्टोरी थी उस वक्त मेरी, कि मुझे कुछ पता था लेकिन I wasn't a master of my skill, और मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं ये काम करती रही तो शायद मैं सक्सीड भी कर जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि फिर वो मैं I will become a big fish in a small pond. And that is not what my aspiration was. That's what you felt about advertising? No, I think that is what I felt about my level of skill at that time. Okay. कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाना था। मुझे ऐसे लगता था कि उस वक्त obviously मैं अब बात कर रही हूँ 21 साल पहले की in advertising, not advertising today. I think advertising today is something that I would gladly go back to, but मैं 21 साल पहले की बात कर रही हूँ और उस वक्त advertising agencies in all honesty were not that organized, right? और ऐसे था कि अगर आपने कॉपी राइटर बनना है, जो कि मैं थी, तो आप यूजुअली मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करते थे या कुछ करते थे और आप उसके बाद अपने ऑन जॉब सीखते थे, और आप इन माय केस 3 साल में आई बिकेम अ क्रिएटिव मैनेजर, और फिर मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ठीक है, मतलब 3 साल में अगर मैं मैनेजर बन गई हूँ तो से 5-7 साल में मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी अपनी जिंदगी के साथ। माय एम्बिशन फॉर माई सेल्फ वाज मच लॉन्गर than that. So I said, okay, I have to start honing skills and putting myself out there to grow right now. जिसके लिए मैंने मास्टर्स के लिए ऑप्ट किया, and frankly उस जमाने में like it wasn't an environment that I was enjoying at all in advertising. So I said, okay, if I can't just sit here and say, hi, अब मैंने अपने करियर के लिए क्या चॉइस कर लिया, मुझे तो नहीं मजा आ रहा है यहाँ पे, तो I thought I had to make some choices and change what was all around me. It was not helping me grow. It was in fact at times detrimental. So I said, okay, like I need to work on me. So okay. I went and did my second master's जो mass communication में किया, और फिर मैं वापस आई जब, तो फिर मैंने brand side join की, jazz अब jazz company, तब उस जमाने में Mobilink था, तो I became the ABM one Indigo. Okay. तो उस वहां से शुरू किया। But I think the inspiration for all of it was, आपने चूंकि करियर का पूछा, तो मुझे I'm always aware, to be aware of what you don't enjoy enables you, and आपके लिए थोड़ा खोल देता है कि अच्छा let me try new things, क्योंकि मुझे पता चले कि what I really do enjoy. So I think again at the same time, while you shouldn't be in that cycle where you're doing something that you don't enjoy, दूसरा एंड थोड़ा खुला रहना मेरे लिए बहुत beneficial रहा, क्योंकि because of that I obviously learned things, exposed myself to things etc, जिससे लर्निंग बढ़ती चली जाती। So जो पढ़ा वो किसी ना किसी तरह आ ही गया करियर में भी। मतलब अच्छा सही है, यानी कि मतलब बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यू वर लाइक यार हाँ ये करना है, अब नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, और वो मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि वो अभी भी चलता होगा लाइफ में, कभी प्रोफेशनल करियर में भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। I'd like to add one thing here actually. देखिए मेरे लिए एक जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग थी। I did art of living for quite a few years, and
like there were some fundamentals of life that I really learned over there, and I hope I really want to say it out loud because I think कि हमें as a nation ये सुनने की बहुत जरूरत है, हमारे young लोगों को ये सुनने की बहुत जरूरत है. Please understand, we know only what we know. We don't know what we don't know. Right? तो हमें ये तो पता है कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कौन सी पार्टी ठीक है, हमें ये पता है कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, हमें, बट दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है दुनिया के मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा दिमाग, हम वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द फैमिली, ऑफ द पीपल दैट ब्रिंग अस अप. और हमें उन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिश की होती है, बट उनकी नॉलेज भी एक हद तक लिमिटेड होती है. तो जो मैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रही थी वो ये है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना दिमाग खोलें और आप अपनी नॉलेज आगे लेके जाएं. सो क्लोज माइंडेड नहीं होना चाहिए कि बस जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है, जो मुझे पता है वही सही है, जो सब्जेक्ट मैंने एक्सपीरियंस कर लिया वही सही है. तो मतलब कभी अगर आप बात है ना कि बैलेंस लेके आओ अपने आप को, मतलब ये नहीं करो कि exactly. जैसे अभी पहले भी हम डिस्कस करते कि सिर्फ अपने बारे में सोचते रहो या सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहो. अगर सिर्फ अपने बारे में सोचोगे अच्छा पाकिस्तान होता है कि ये इशू है हम लोगों के साथ. आप जिधर भी जाओ एक अगले बंदे को आप कुछ भी बताना चाहो, मुझे ये फील होता है दे आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन ऑफ डिफेंस कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खतरे में पड़ने वाला है. इसकी you're attacking me by sharing a separate point of view. आप like offend हो जाते हैं और सुनते हैं जवाब देने के लिए, सुनते समझने के लिए नहीं है. सो जैसे से आप बात करें ना तो यू कैन सी अगले बंदे के मुंह के ऊपर कि उसकी रिस्पॉन्स रेडी हो रही है कि वो आपको बढ़ के वापस आए कि मैं किस तरह ठीक हूं और तुम किस तरह गलत हो. तो मतलब मुझे कई दफा इतनी ये फ्रस्ट्रेटिंग सी बात लगती है कि हम लोग कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते. आई मीन हमें इट्स नॉट अ कंफर्टेबल स्टेट फॉर अस. ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते. इट्स नॉट अ कंफर्टेबल स्टेट फॉर अस वेयर वी कैन बी से फ्रेंड्स विद समवन विद कंप्लीटली ऑपोजिट ओपिनियंस, क्योंकि हम लोग अपने गार्ड्स उतने नीचे करते ही नहीं है कि हम आगे किसी और ओपिनियन को आने दें. और अगर कोई और ओपिनियन हो तो हमें लगता है हमें अटैक कर रहा है वो बंदा. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये बहुत जरूरी है, लोगों को सुनना बहुत जरूरी है. सुनना, गलत हो चाहे सही हो जाए, सुनना जरूरी है. एक्सेप्ट करना कि यार मतलब मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मतलब मुझे वो किसी से बात करके ही समझ आएगा. बट अगेन आई हैव टू ओपन टू अदर पर्सन साइड. मुझे ना कई दफा मैं जब ट्विटर वगैरह पे जाऊं ना और लोग बहुत ऊपर से चढ़ के आ रहे हो, किसी टॉपिक के ऊपर लगे हुए हैं और लड़ाइयां कर रहे हैं, तो मैं कई दफा ये सोचती हूँ रियलाइज कि हम कितना नन्ना सा एक स्पेक है इस यूनिवर्स के अंदर. लाइक जब आप इस दुनिया की ग्रेटनेस को देखते हो और आप फिर अपने देखते हो और आप कहते हो यार इस वक्त मैंने 3 घंटे लगा दिए एक रैंडम स्ट्रेंजर से गाली गलोच करने पे, क्योंकि वो रैंडम स्ट्रेंजर मेरे पॉइंट, आई एम जस्ट लाइक वाओ, इज दैट द बेस्ट यूज ऑफ योर एनर्जी राइट नाउ? लाइक यू कुड बी डूइंग सो मेनी मोर प्रोडक्टिव थिंग्स राइट नाउ. नहीं, आप उससे काफी दूर हैं. अच्छा okay, Sadaf, so सारा हमने डिस्कस किया जो भी मतलब we need to take care of other people, and then you also talked about your own fear of getting irrelevant. So इस सारे में ये City Says जो है मतलब वो कैसे लॉन्च हो गया, मतलब what was the motivation behind you launching City Says? I think it's very clear. So obviously एक तो inspiration learning थी, दूसरा ये था कि सिंपल सी बात है आपके जहन में प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं अपने आइडिया के साथ. सो उस जमाने में जब City Says हमने लॉन्च किया 2011 में, and you उससे पहले भी मैं ब्लॉगिंग करती थी. Sorry, you co-founded it. Well, actually, at that time I did, but I have a wonderful partner on since, which who pretty much runs it now because I don't have the capacity or bandwidth to manage. So I have been blogging actually since 2006, and उस 2011 तक थोड़ा सोशल मीडिया का रुझान ज्यादा हो गया था. So in my marketing day-to-day life, I realized मैं बहुत दूसरे लोगों के ओपिनियन पे रिलाई करना शुरू हो गई थी कि बोले मुझे कोई आके पिच करता आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च करें. जिस भी ब्रांड के साथ मैं काम कर रही थी उस वक्त, आप फेसबुक की पोस्ट बनाए, आप इंस्टाग्राम का ये करें, आप प्रोग्रामेटिक बाइंग करें. सो देयर वर सो मेनी वर्ड्स जो मेरे तरफ आ रहे थे और मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि मैं रिडंडेंट होती जा रही हूँ. आई एम रिलाइंग कॉन्स्टेंटली ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन. तो City Says की बात ये थी कि एक तो like I said on a personal level I like connecting with people,
But on a professional level, I thought कि I have to get my own sleeves rolled up and hands dirty, because ये लोगों को करना पड़ता है. हमारे यहाँ हम लोग को आदत कभी नहीं होती है कि दूसरों से पूछ लिया, ये ले ले, बट कुछ एक बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुद भी होना चाहिए. तो as somebody who had made a career out of marketing, I felt कि मुझे खुद समझ होनी चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स की. तो मैंने प्लेटफॉर्म्स एक्टिवेट किए with something that I enjoy doing. Again, I think same principle, do what you do and what you say need to align. But that is how City Says came in, कि मुझे एक आवाज चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि मैं लोगों से बात करूं. At the same time मुझे एक स्किल भी चाहिए थी ताकि मुझे समझ आए कि कैसे चलता है काम सोशल मीडिया की दुनिया में. तो बस ये करते करते City Says बन लिया. ठीक है. और उसने आपके स्किल को irrelevant हो जाने वाले को जो है बढ़ाया, या मतलब it managed it helped you out, कैसा रहा? देखिए, I feel कि अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो it helped me understand these media, the audiences. Even आज भी, I mean, जब भी कोई नई चीज आती है, now personally तो मैं सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हूँ, not for the sake of becoming an influencer, but for the sake of seeing के first hand क्या हो रहा है दुनिया में. तो मैं उसको कहती हूँ कि now I'm a social media hobbyist. तो वो जो है, वो irrelevance जो है, वो definitely help करता है एलिमिनेट करने में. मुझे एटलीस्ट पता चल रहा है, जैसे अब रील्स आ गए हैं, अब टिकटॉक कैसे चल रहा है. ठीक है, आई मीन एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने के लिए आपको समझ आनी चाहिए कि जो अगला क्रिएटर है उसका क्या प्रोसेस है. क्योंकि अमूमन ब्रांड्स कहते हैं अच्छा यार, ये आप मेरा प्रोडक्ट पकड़ लें और उसकी तारीफें करनी शुरू कर दें वीडियो में और ऑथेंटिक कंटेंट. इफ यू आर डूइंग दैट टू गेट अ रीच तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप ऑथेंटिक एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई मीन consumers are not stupid यार, सबको दिख रहा है कि कौन सा पेड कंटेंट है और कौन सा नहीं है. तो ठीक है, आई मीन अगर आपका मकसद सिर्फ लोगों को बताना है कि अच्छा माय ब्रांड एग्जिस्ट, तो आप बेशक पेड कंटेंट करें. बट अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए, अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, अगर आपको वाकई वो लॉयल्टी चाहिए, तो फिर आपको ऑब्वियसली क्रिएटर्स को एक्टिवेट करना होता है, उनको स्पॉन्सर नहीं करना होता. आपको उनकी दुनिया में जाके अपने ब्रांड को रेलेवेंट बनाना होता है, ना कि उनको खींच के अपनी दुनिया से अच्छा चलो टोमेटो सॉस की तारीफें शुरू कर दो. राइट. सो ये चीजें हैं जो ऑब्वियसली आपको समझ तभी आती है जब आप खुद कर रहे होते हैं ये चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस समझने जरूरी. बिल्कुल सही. तो that's very quickly last question and then we know we're running out of time. Sarah, you guys have done a brilliant job with Coke Studios season 14. उसका मतलब how did you decide कि यार 13 सीजन्स के बाद we have to move out of that old studio look जो हम follow कर रहे हैं and हमने इस वाली look में जाना है where everybody is moving and the studio is quite creative और मतलब पूरा सब कुछ. and I was just discussing this thing with someone a couple of days back कि कई सारे competitors आए, Velo आया, I guess, Steps and Stereo आया, there were a couple of other these organizations who came up with the same idea, लेकिन कोई भी कोक के उस स्ट्रेंथ को स्टील नहीं कर पाया. सो एक तो पहले उस आइडिया कैसे है, एंड हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग योर मार्केट. सो थैंक यू वेरी मच कि आपने सवाल मुझे किया, क्योंकि while I'm very humbled and grateful कि आप मुझसे पूछ रहे हो, I can confirm that Coke Studio can never, I think, be credited to one person alone. It is many people who have come and many people who are still working on this platform that have collectively made it what it is. So I think कि अगर मैं वाकई and speaking of Coke Studios season 14, due credit to the team in Pakistan right now who've done a brilliant job. I think the key is in making yourself adequate amount of uncomfortable and stepping out of your comfort zone, pushing the boundaries and understanding what responsibility you have as the market leader. क्योंकि वो जिस तरह स्पाइडरमैन है, कहते हैं with great power comes great responsibility. तो I think Coke Studio ने अपने वक्त के ऊपर Coke Studio क्या होना चाहिए, म्यूजिक क्या होना चाहिए, एस्टैब्लिश किया. बट अब Coke Studio की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नए वक्त के लिहाज से दुनिया को दिखाए कि अब क्या होना चाहिए म्यूजिक. So being the largest platform, I think belonged to Utah, and I have 100% credit for some wonderful people sitting in Pakistan right now. Obviously Zulfi, Zishan, mine, everyone who've been working tirelessly on this platform to do that. I think दो तीन चीजें मेरी अगर learning की बात करें तो एक ये है कि you have to give control to people who are connected with the vibe of the current generation. So I think जो लोग अभी काम कर रहे हैं, सारी जो Coke Studio की टीम है, they're very young, they're very risk
risk friendly, calculated risks लेते हैं and everything, and that's what it is. But I think अगर मैं generally Coke Studio की बात करूं तो I think Coke Studio जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की चूंकि हमने बात की, तो एक बहुत मेरा फेवरेट कोट है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर गिवन, इट्स ऑलवेज टेकन। तो कोक स्टूडियो ने ऑलमोस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी एक अच्छे वक्त में। अगर आप देखो, हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब वो न्यूज वीक के कवर्स थे, द मोस्ट डेंजरस नेशन और इस तरह, और पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात नहीं होती थी। तो उस जमाने में कोका कोला बीइंग an optimistic and inclusive brand decided कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव एम्बेसडर बन के आएगा। नाउ फॉर अ बेवरेज कंपनी दैट्स अ वेरी बिग मिशन टू अंडरटेक, राइट? बट ये समझा कि ये एक ओकेजन है लोगों को कहना आप प्यासे हो, आप बेवरेज पियो। दूसरा ये है कि हम टीनेजर्स से बात करते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस टीनेजर्स है, तो आपको एक लेवल डबल समझना है कि उनका मसला क्या है। उनका, हाँ, प्यास लगेगी तो कुछ पी लेना एक बहुत नेचुरल, एक फंक्शनल रिस्पॉन्स है, बट आपको एज अ ब्रांड इमोशनल रिस्पॉन्स बिल्ड करना है। तो आपने उनकी जिंदगी के वो मसाइल हल करने हैं जो आप हल करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके ब्रांड को रिस्पेक्ट देंगे। उस जमाने में हमारे यंग लोगों का मसला ये था कि हमारी कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी नहीं थी। तो दैट इज द फाउंडेशन ऑफ कोक स्टूडियो। वी सेड हमने पाकिस्तान की एक वॉइस क्रिएट करनी है। That is not about becoming the music leader in Pakistan. It's not about कि दूसरा beverage company जो है उसका कितना अच्छा music है या नहीं है. It's about setting yourself a goal that is bigger and higher than yourself and taking responsibility to deliver it. Obviously वो goal भी evolve करता है, वो goal change करता है। अब वो हमारे challenges नहीं है जो 14 साल पहले थे। अब हमारा ये है कि अच्छा, हमारा कल्चरली इतना हम बढ़ रहे हैं कि हमें कुछ आगे लेके जाना है। अब हमें नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस, अब ये डिजिटल जनरेशन है, वो रिहाना को भी उसी टाइम पे सुनते हैं, बियॉन्से को भी उसी टाइम पे सुनते हैं, और हमारा म्यूजिक भी उसी टाइम पे सुनते हैं। सो नाउ आवर जॉब इज टू मेक श्योर दैट आवर म्यूजिक इज नाउ गेटिंग एक्सपोर्टेड। तो आप कुछ गाने सुनो, म्यूजिक सुनो, तो आपको लगता है कि मतलब अब we're going to tell the world how music is done. So I'm very, very proud of the work that the team is doing back home, and I wish them all the best. Exactly. मेरा ख्याल है congratulations from everyone in Pakistan and everyone who listens ardently to Coke Studio. हमें लगता है कि it's kind of a national asset now. Okay, Coke Studio जो है, मतलब everybody connects with it, especially youth, और हम उसको मतलब चाहते हैं कि वो आगे अच्छा चले। I'm very, very humbled to have been a part of such a big platform, but I can confirm that I was only a small part of a very big platform that is run by a lot of people. Of course, वो team work के साथ ही ऐसी चीजें achieve की जाती है। बिल्कुल। Thank you so much, Sadaf, once again for being. Thank you, Umar. Thank you so much for having me. इतना अच्छा हो जाएगा, इतना लंबा चला जाएगा इंटरव्यू।